एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है ग्रामीण विकास है। आप लोग जानते होंगे इसका महत्व क्या है। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल से जो वैकेंसीज आई हैं उसमें काफ़ी वेटेज है, तो इसको बिना पढ़े आप लेखपाल तो बन नहीं सकते। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर रिस्पॉन्स करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि पटवारी लेखपाल क्या है। ये पटवारी आप लोग जानते होंगे काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है। इसका समय समय पे नाम चेंज होता रहा है, ठीक है। तो पटवारी काफ़ी पुराने समय से चल रहा है। और इससे पहले क्या बोलते थे, पटवार बोलते थे, पाटिल बोला जाता था कहीं ना कहीं। अब तो लेखपाल बोला जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे 1974 में चौधरी चरण सिंह के समय यूपी में पटवारी को लेखपाल बोला गया। और लेखपाल के वर्ग क्या क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। इसे राजस्व उप निरीक्षक बोला जाता है, ठीक है। ये ग्रामीण क्षेत्रों का जितना भी वर्क होता है, सरकारी वर्क होता है, ठीक है, वो सारा वर्क लेखपाल के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों का जमीनी कर्ता धर्ता भी इसे बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रशासनिक एक अधिकारी होता है जो डायरेक्ट लोगों से कनेक्टेड होता है। ये सरकार का एक अधिकारी होता है, ठीक है। फिर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व के लिए सरकार का सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, यहाँ पे पूछा जाता है। जैसे राजस्व के लिए या सरकार का सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी जो डायरेक्ट ग्रामीणों से जुड़ा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है तो लेखपाल होगा, ठीक है। और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करने वाला सरकार का एक नुमाइंदा बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। लेखपाल मेनली 2 टाइप से जाने जाते हैं, जैसे राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल। चकबंदी में उसका वर्क होता है, चकबंदी का वर्क होता है। तो ये चकबंदी होता क्या है, छोटे छोटे जो चक्स होते हैं या पार्ट होते हैं खेतों के, उनको एक पास में लेकर के आना किसानों के लिए। ये काफ़ी, ठीक है। तो हम राजस्व की बात करेंगे। इसमें देखो राजस्व लेखपाल, उसके ऊपर क्या क्या पद बढ़ते जाते हैं वही लिखा हुआ है कानून को। फिर उसके बाद नायब तहसीलदार, और सबसे छोटा न्यायिक पद होता है, फिर तहसीलदार, फिर जिला कलेक्टर होता है। राजस्व विभाग इन सभी को मिलाकर के बनता है, ओके। और इधर बात कर लेंगे, इधर कौन कौन है। तो इसमें चकबंदी कानून को सहायक चकबंदी अधिकारी जिसे एसीओ बोला जाता है, और चकबंदी अधिकारी जिसे सीओ बोला जाता है। और उसके बाद जो हो गया, उसके बाद है बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, ओके। फिर 1953 में चकबंदी अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले बात करें इंडिया में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, 1954 में फर्स्ट कैरेना तहसील में लागू हुआ था, जो मुजफ्फरपुर में है। फिर उसके बाद अगर बात, ये यूपी की ही बात हो रही है, फिर 1954 में सेकेंड टाइम, 1954 में ही सेकेंड टाइम लागू हुआ था सुल्तानपुर में। तो ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, सबसे पहले यूपी में कहाँ से लागू हुआ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कैरेना तहसील मुजफ्फरपुर, फिर से सेकेंड नंबर पे सुल्तानपुर था। और पूरे यूपी में अगर बात करें, पूरे यूपी में कब लागू हुआ था, यूपी में 1958 में पूरा लागू हुआ था, ओके। फिर आगे चलते हैं। आगे कह रहा है राजस्व परिषद क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखो, राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद, ठीक है। यूपी में राजस्व न्यायालय टोटल कितने हैं ये पूछा जाता है, ठीक है, पूछा भी गया क्वेश्चन है। 2651 टोटल है। और प्रशासनिक मुख्यालय की अगर बात करें, ठीक है, राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है, और न्यायिक मुख्यालय की बात करें तो प्रयागराज में है। अन्य तथ्य में जैसे बात करें, भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, सभी जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो जनता क्या बोलेंगे, जनसंख्या ग्रामीण गांव में निवास करती है। तो लगभग 83.3 करोड़ लोग जो कि गाँव में निवास करते हैं। और बात करें गांव, गांव क्या है इसकी परिभाषा सभी सभी के द्वारा अलग अलग जो इतिहासकार हैं, ठीक है, जो उनके द्वारा अलग अलग दी गई है। जैसे कि हम बात करेंगे, गांव या परिवार एक सामाजिक इकाई है, किसके द्वारा, सर्वविदित, मतलब सभी लोग ऐसा कहते हैं। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये अरस्तु के द्वारा ये कहा गया है। और भारत गांव में निवास करता है, ये किसके द्वारा,
महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत को बता सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये तथ्य जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके ओके, आगे चलते हैं। गांव क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसमें क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से कौन सा मैच नहीं करता या कौन सा इससे संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गांव क्या है, देखो गांव का सबसे पहले उल्लेख अगर बात करें तो वैदिक साहित्य में मिलता है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जो गांव कहलाता है। और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे जजमानी प्रथा होती है, कर्मकांड, हजामत, कृषि कार्य हेतु मजदूर। गांव में आप लोग देखे होंगे अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी लोग होते हैं और जातिवाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिखता है। इतना शहरों में इतना नहीं दिखता है जितना कि गाँव में दिखता है। ठीक है, एक रूढ़िवादी और कर्मकांड होते ही रहते हैं वहाँ पे, मतलब कामकाज बहुत ज़्यादा पुरातन से जो चले आ रहे हैं। ठीक है, तो और जैसे प्रकृति से निकटता, प्रकृति से निकटता का मतलब क्या है कि लोग कृषि से जुड़े हुए हैं तो प्रकृति से जुड़े हैं। और आकार छोटा होता है, गांव का आकार छोटा तो होता ही है। परिवार में एक रूपता होती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे मतलब परिवार फैमिली में काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, और संयुक्त परिवार की व्यवस्था रहती है। उसके आगे बात करें, ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। जनसंख्या अगर 5,000 से कम है, ठीक है, अधिक की बात नहीं हो रही, जनसंख्या अगर 5,000 से कम है तो वो ग्रामीण क्षेत्र घोषित हो जाता है। हालांकि अगर बात करें प्रेजेंट में जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं उनको गांव का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या ना के बराबर या जीरो रहती है। ठीक है, उसको गांव नाम दिया गया है। और बात करेंगे जनघनत्व कितना होना चाहिए, 4,000 होना चाहिए। ठीक है, पर किलोमीटर में 4,000 होना चाहिए। और व्यवसाय, कामगार पुरुषों में से कम 25% खेतों के साथ जुड़े हों। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे थे कि गांव के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 दे दिए गए और एक कोई नगर या जिला का दे दिया गया, तो उसमें आपको जानना जरूरी है। एक कृषि कार्य करने वाले और गैर कृषि वाले गांव, ऐसा होता है जहाँ पे कृषि मतलब नाम मात्र में होती है, वहाँ पे छोटे छोटे अपने उद्योग, कुटीर कुटीर उद्योग बोलते हैं, मतलब लगा लेते हैं लोग, तो वो भी गैर कृषि वाले गांव हो जाएंगे। उपनगरी, जो नगर के लगभग मतलब या जुड़े रहते हैं, रोड के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, और ऐसे उनकी जो संस्कृति होती है थोड़ा बहुत मिलती जुलती रहती है, वहाँ उपनगरी हो जाएगा। औद्योगिक गांव, छोटे मोटे उद्योग लगे होते हैं, वहाँ पे औद्योगिक गांव हो जाएगा। ओके, फिर देखते हैं आगे। 1952 में पटवारी को लेखपाल कहा गया, ये तो आगे देख चुके हैं। फिर राज्य की संरचना की बात करेंगे, राज्य कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति होता है उसका, फिर परिवार होगा, फिर परिवार के बाद उसके बड़े क्षेत्र में आएंगे तो मोहल्ला होगा, फिर गांव होगा, फिर उसके बाद ब्लॉक होता है। ठीक है, और फिर ब्लॉक के बाद बात करेंगे तहसील, फिर जिला, फिर मंडल होता है, फिर राज्य होता है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स होते हैं। ओके, सो आप लोग यहाँ पे डाटा भी देख सकते हैं। यहाँ पे डाटा गांव का जो दिया गया है, गांव जैसे यूपी में बात करें, यूपी में 97,941 है, और ब्लॉक की बात करेंगे 823 है यूपी, और तहसील 350। ठीक है, यूपी में, यूपी की बात करें। और जिला, अगर जिला कितने हैं, 75 हैं, तो सभी को पता है। मंडल 18 है। ओके ओके, आगे चलते हैं। आगे कुछ चीज़ें, जैसे ग्राम पंचायत यूपी में कितनी है, 5,902 हैं, सॉरी 59,000 टू 59,002। ठीक है, और ग्राम पंचायतों को, ग्राम पंचायतों की कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो ये हो जाती है 24,000, तो नहीं 2,40,202 है। ठीक है, ग्राम पंचायत। और फिर उसके बाद बात करें टोटल, ये बात हो रही है। ठीक है, टोटल इंडिया की समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार है। ठीक है, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, गांव गांव लगा देते हैं, बट नहीं, परिवार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ चीज़ें और जानते हैं। परगना क्या होता है, देखो सल्तनत काल में
मुगल काल व ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासनिक व राजस्व इकाई थी। इसे परगना बोला जाता था। और तहसील क्या होता है? यह वर्तमान में राजस्व की भौगोलिक इकाई है। ठीक है। अगर ब्लॉक बात करेंगे तो ब्लॉक क्या है? ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। ओके। या प्रशासनिक यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वीडियो होता है। आई थिंक समझ आ गया होगा। जो ब्लॉक स्तर पे होता है वो वीडियो होता है। ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं। जिस प्रकार से फ्रेम होता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे कि सबसे पहला हम क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे छोटे राजस्व प्रशासनिक अधिकारी जिसके पास न्यायिक शक्ति होती है वो नायब तहसीलदार होता है। तो ग्राम पंचायतें टोटल कितनी है? ग्राम पंचायतों की बात करें, आपको बता दिया था 2,40,202। ठीक है, टोटल भारत में बात हो रही है। और ज़िले के प्रशासन का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। ओके। और एरिया की दृष्टि से यूपी 4th नंबर पे, आपको पता होगा पूरे इंडिया में सबसे फर्स्ट पे कौन है? एरिया की दृष्टि से राजस्थान है, फिर एमपी है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, फिर उसके आगे चलते हैं। राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। और बात करें भारत गांव में निवास करता है, ये किसने कहा था? ये तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी ने बोला था। गांव का प्रकार नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन से उठाया था। जो गैर व्यवसायिक गांव, ठीक है, ये गांव का एक प्रकार नहीं है। ओके। फिर कौन कौन से प्रकार है आपको पीछे बता चुके। उसके आगे बढ़ते हैं। शब्दावली क्यों इम्पॉर्टेंट है? इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं। ठीक है, अगर इसको पढ़ा ना जाए तो फिर स्किप हो जाएगा, लेकिन अगर एक दो बार पढ़ लें, आप देख लें, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ज़्यादा, बस नॉर्मली है। ठीक है, तो देखते हैं खसरा क्या होता है। खसरा एक होता है, कौन सा किसान किस नंबर का भूमि का मालिक है एवं उस खेत पर कौन सी फसल उगाई गई है, इन सभी का जो ब्यौरा होता है, जिसके अंतर्गत सारा कुछ लिखा जाता है, उसे हम खसरा बोलते हैं। ठीक है, और ये लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। आई थिंक समझ आ रहा होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें कुल कितने खाने होते हैं? 22 खाने होते हैं। और कृषि संबंधित कानूनों का एक दस्तावेज होता है। खसरा और खतौनी को 2 मई 2016 को कंप्यूटराइज कर दिया गया। ठीक है, ये कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, जानकारी के लिए समझ लो। उसके आगे जाते हैं। सजरा क्या होता है? भारत में किसी गांव के ऐसे नक्शे को सजरा बोला जाता है जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बनाने हेतु और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। ठीक है, और सजरा पूरे गांव की ज़मीन की पट्टियों में बांटता है। ठीक है, गांव की जितनी ज़मीन होती है उसे पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी को अपना नंबर देता है। और इस पट्टी पर मालिक का नाम और फसल का नाम भी लिखा जाता है। ओके, और इसमें क्या चीज़ है? और इसमें पूरे गांव का नक्शा भी होता है। ठीक है, फिर खतौनी क्या होता है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो खतौनी है। ओके, इसमें देख आपको बता दें क्या क्या है। देखो, यह शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है। ये भी सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये फ्रेम हो सकता है। ठीक है, कौन सा इसमें से ऑप्शन दे दिया है, कौन सा वर्ड इसमें अधिनियमित नहीं है, तो खतौनी हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर नाम जो कागजात धारा 33 में वर्णित है वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वार्षिक एक रजिस्टर है, उसे हम खतौनी बोलते हैं। फिर अगर गांव के खसरों को प्रयोग कर किसी एक व्यक्ति या परिवार की ज़मीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। खसरा तो आपको पता हो गया, या पूरे गांव का उसमें लेखा जोखा होता है। ठीक है, ज़मीन का और उसके किसान का, वहाँ पे कौन सी फसल असल, इस सभी का जो ब्यौरा होता है पूरे गांव का होता है। जबकि खतौनी एक होता है, एक दस्तावेज एक किसान के लिए होता है स्पेशल। ठीक है, तो वो हो जाएगा, खतौनी हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे, ये 6 सालों में नवीनीकृत होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें 13 खाने होते हैं, उसमें 22 खाने थे। और उसके आगे इसमें सभी जमींदारों का वर्णन होता है। सॉरी, जोतदारों का, जमींदार नहीं, जोतदारों का वर्णन होता है और वे किस हैसियत से भूमि धारण किए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं।
और फिर उसके आगे देखते हैं क्या क्या बचा है अभी। चल रहा भाई क्या होता है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा 47 के अनुसार ये कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। पैरा 40 हम लोग तो अनुच्छेद याद करते ही मतलब हालत ख़राब हो जाती, तो ये एक एक पॉइंट याद करना इतना आसान नहीं है। सो ठीक है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्का भर के लिए एक डायरी रखेगा। यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें लेखपाल के कर्तव्य से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा होता है, जिसे दिनचर्या बही बोलते हैं। और किसान बही की बात करें, किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि किसान के पास होता है। इसमें किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा और हक संबंधी विवरण दिया होता है, ठीक है। किसान बही जो होता है, उसके आगे चलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक। फिर उसके आगे है अधिकार अभिलेख। ये क्या होता है, तो अधिकार अभिलेख ये एक रजिस्टर होता है जो कि अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें गांव के लिए यह एक अधिकारों का उल्लेख करता है, ठीक है। जैसे कि समझ में आ रहा है उसके नाम से, अधिकार अभिलेख जो गांव के लिए जो अधिकार है, ठीक है, जो उन्हें मिलने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। फिर उसके आगे चकबंदी क्या होता है, मैंने बता दिया पहले ही। चकबंदी कहाँ कहाँ पे सबसे पहले, कैरोना और सुल्तानपुर का मुजफ्फर खाना, ठीक है, ये दो जगह सबसे पहले लागू हुआ पूरे यूपी में, 1958 में लागू हुआ था, ठीक है। इसके माध्यम से किसान के छोटे छोटे खेतों को, भूमि को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार से होता है, ऐच्छिक और अनिवार्य होता है। ऐच्छिक होता है मतलब ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आसानी से हो जाता है। अगर वहाँ पे बहुत ज़रूरी है मतलब, तो वहाँ पे प्रशासन के द्वारा ज़रूरी अगर है तो फिर ठीक है, अनिवार्य रूप से करवाया जाता है, फिर चाहे किसान की इच्छा हो चाहे ना हो। ओके, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। गिरदा गिरदावरी क्या होता है, गिरदावरी की बात करते हैं। किसान की खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है जो कि लेखपाल द्वारा वर्ष में 2 बार रबी की फसल और दूसरी खरीफ की फसल के साथ तैयार किया जाता है, ठीक है। गिरदावरी क्या है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। गिरदावरी है कि किसान की खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है जो लेखपाल के द्वारा 2 साल में 2 बार तैयार की जाती है, ठीक है। मेन 2 फसल होती हैं यूपी में, एक रबी और एक होती है खरीफ की, ठीक है। तो रबी और खरीफ की फसल जब तैयार हो जाती है तब ये लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है, और इसकी सभी जानकारी गिरदावरी ऐप पे दी जाती हैं। और इसमें कितने रकबे में कितनी और कौन सी फसल बोई गई है, ठीक है, ये सारी जानकारी होती है। और इसी आधार पर सरकार मुआवजा मुहैया कराती है किसी किसान को, ठीक है। और जब किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो जाती है तो वहाँ पे सरकार के द्वारा वहाँ पे मुहैया क्या बोलते हैं, ठीक है, मुआवजा मुहैया कराया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, सरकार के द्वारा मुआवजा जो मुहैया कराया जाता है किसी प्राकृतिक आपदा, ठीक है, या फिर मैनुअल कोई चीज़ घटना, जैसे बिजली के खंभे वंबे खेतों से निकाले जाते हैं वहाँ पे कुछ अगर, ठीक है, अगर फसल जल जाती है उसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से, किस दस्तावेज़ की वजह से, तो गिरदावरी के द्वारा ऐसे मुआवजा दिया जाता है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें हर 5 साल में संशोधित किया जाता है, ठीक है, हर 5 साल में इसका संशोधन होता है। और जमाबंदी लेखपाल के द्वारा तैयार की जाती है, राजस्व अधिकारी द्वारा इसे सत्यापित किया जाता है, ठीक है। ओके, ये जमाबंदी हो गया। फिर उसके आगे देखते हैं दाखिल खारिज या म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन रजिस्टर क्या होता है, तो इसको हम बताएं। देखो, दाखिल खारिज या किसी भी ज़मीन के मालिकाना हक में कुछ बदलाव होता है तो उसे म्यूटेशन रजिस्टर के द्वारा किया जाता है। इसमें कोई भी परिवर्तन लाल कलम से किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बनेगा, इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं हो भी सकता है, क्या क्या ही कहा जा सकता है, कुछ भी पूछते हैं, ठीक है। लाल किताब क्या होता है, प्रत्येक राजस्व संपत्ति के लिए
अलग नोटबुक रखी जाती है। इसमें एक गांव के आंकड़े बनाए जाते हैं और इसमें संपत्ति में उगाई गई फसलें, मिट्टी का वर्गीकरण, कुएं, गांव में सिंचाई के अन्य साधन और लाइव स्टॉक और गांव में जनगणना सॉरी पशु पशु जनगणना के सार सहित कई कथन शामिल होते हैं। तो लाल किताब में क्या क्या होता है, सारा गांव का ब्यौरा उसमें होता है, ठीक है। उसमें पशु और क्या बोलते हैं, सिंचाई के साधन क्या क्या हैं, कितने कुएं हैं, ये सारी बातें होती हैं उसमें मेंशन होती, जिससे लाल किताब बोला जाता है, ठीक है। और फिर वर्षा रजिस्टर क्या होता है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। रजिस्टर में प्रत्येक वर्ष की प्रविष्टियाँ होती हैं, जैसा कि तहसील मुख्यालय में वर्षा गेज से कार्यालय और कानून को द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और एक अवधि में वर्षा के आंकड़ों के बारे में जानकारी एक मूल्यवान स्रोत है, ठीक है। वहाँ पे वर्षा के आधार पे वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी फसल उगाई गई है, कितना, ठीक है। वहाँ पे सूखा है या फिर, ठीक है, नॉर्मल जलवायु, ये सारी चीज़ें उससे पता चल जाती हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, इससे 2-4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है। आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं अगर ग्रामीण विकास में, तो पंचायती राज व्यवस्था आप तैयार कर लें, इससे 2-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। कंपलसरी है, क्वेश्चन तो पूछे ही जाना है, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो ठीक ठाक है। इसमें बाकी सारी तो गाथाएँ हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं और क्या क्या चीज़ें। तो इसमें देखो, सबसे पहले कह रहा है आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था मेंशन की गई हमारे संविधान में, ठीक है, भाग 4 और भाग 9 में, ओके। और अनुसूची की बात करें, अनुसूची 11 और 12 जो कि बाद में जोड़ी गई, संविधान संशोधन 73 और 74 के तहत जो जोड़ी गई हैं, ठीक है। और उसके आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है, वो सारी चीज़ें जानेंगे, ओके। तो देखो यार, ये ट्रेन